हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग की 3 एग्ज़ाम हो चुकी है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो संस्कृत का पेपर होगा उसमें भी हमारा अच्छा अंक आए। तो उसके लिए हमने ये वीडियो लेकर आया है। यदि आप संस्कृत में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं जब भी क्वेश्चन लाता हूं तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप लोग को जो है सभी क्वेश्चन को लगा लेना है ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो संस्कृत है, संस्कृत में टोटल 14 चैप्टर दिए गए हैं। और 14 चैप्टर में से पहला चैप्टर है वो है मंगलम पाठ। और मंगलम पाठ में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले थे वो हम इस वीडियो में कवर किए हैं। साथ ही हम लोग उनके जो सब्जेक्टिव बनने वाले थे उनको भी हम इसमें कवर किए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम में वही पढ़ना है जो पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को ही देखेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहे। तो आइए हम सबसे पहला प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है जो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। आपसे स्टार पॉइंट के रूप में किस प्रकार पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इस तरीके से पूछेंगे कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले मंत्र में किसकी चर्चा है और दूसरे मंत्र में किसकी चर्चा है, तो आपको बताना है कि पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। और यदि हम अगला बात करें तो अगला क्या है कि उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। अगर आपको पूछे कि उपनिषद में किसकी किसकी चर्चा है तो आपको बता देना है ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। चलिए अगला हमारा आता है कि उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अगर आपको पूछेंगे कि उपनिषद में किसका सिद्धांत है तो आपको बोलना है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अच्छा, एक बात और बताइए कि मंगलम पाठ में मंत्र जो है वो किस रूप में है। मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो किस रूप में है, तो आपको बताना है पद्यात्मक के रूप में है। किस रूप में है? पद्यात्मक के रूप में है। उसके बाद संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है। संपूर्ण संसार किससे शासित है? परमात्मा के द्वारा शासित है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अगर आपको पूछेंगे कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है तो आपको बोलना है हिरण्मय पात्र से। ठीक है। और मैं आप लोग को बता देता हूं कि आपके बुक में मंगलम पाठ का जो 5 मंत्र दिए गए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसका अर्थ भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है ताकि आपको अर्थ पूछे तो उनका जवाब आप दे पाए। पहला क्या है? हिरण्मय पात्रेण सत्यापिहितम तत्वम प्रश्न पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। इस तरीके से आपके बुक में जो है दिया गया है तो आप उसको याद कर लेना ताकि आपके एग्जाम में अगर पूछे तो आप भी उनको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। पूछेंगे कि आत्मा कैसा है तो आपको बोलना है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। चलिए अगला, आत्मा महान से भी महान है। आत्मा कैसी है? महान से भी महान है। आत्मा परमात्मा के अंश है। आत्मा के जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। ठीक है। अगला है सदा सत्य की विजय होती है। सदा किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। आपको पूछेंगे किम जयंती यानी किसकी जय होती है तो आपको बता देना है सत्य की जय होती है और असत्य की जय नहीं होती है या विजय नहीं होती है। ठीक है। चलिए अगला, सत्यदेव लोक का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला हो जाएगा नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है तो आपको हाईलाइट कर लेना है समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। वेद को जानने वाला पुरुष क्या होता है? वेद को जानने वाला
पुरुष महान होता है। वेद को जानने वाला पुरुष क्या होता है? महान होता है। अगला क्वेश्चन, जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। परमात्मा को जानने के अलावा और मुक्ति का कोई साधन नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मंगलम पाठ का वर्णन करें। तो उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा गया है। और इस भाषा को लिखने के लिए ना तो कोई बुक की सहायता ली गई है और ना ही किसी भी प्रकार का गाइड की सहायता ली गई है। चूँकि इस क्वेश्चन को जो हमने बनाया है वो काफ़ी अपने भाषा में हमने इसको बनाया है, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपको एक धक्के में याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मंगलम पाठ का वर्णन करें। उत्तर, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। इस पाठ में महर्षि वेदव्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी विजय नहीं होती। सत्य बोलने वाले का जीवन बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नेक्स्ट उत्तर हो जाएगा, उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है या रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसके रहस्य को समझने वाला परमात्मा को ही पता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उत्तर, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्मा तथा आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। तो आपके मंगलम पाठ से टोटल 4 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे, वो हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आपको याद कर लेना है, चूँकि आप लोग को हम सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ये पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को सेकेंड स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा, एक बार में आप चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसी वीडियो को देख करके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अध्याय आता है पाटलिपुत्र वैभव पाठ। ये जो है आपके निबंध है। चूँकि हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में जो है पूरा पटना के बारे में वर्णन किया गया है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि पटना के बारे में क्या क्या हम लोग को जानना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों का बनता है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। आपको पूछेंगे कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आपको बताना है बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है? राजधानी नगर कहा जाता है। पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लोगों का क्या करते हैं? ध्यान आकर्षित करते हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान हुएनसांग ने अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। पूछेंगे पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना के शहर के बारे में किसका वर्णन किया गया है, तो बोलना है पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। कूटनीतम के लेखक दामोदर गुप्त एवं काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। पूछेंगे कि कूटनीतम के लेखक कौन है और काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है कूटनीतम के लेखक दामोदर गुप्त हैं और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर जी हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी अत्युत्कृष्ट थी। पूछेंगे आपको कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र क्या था? समृद्ध था, काफ़ी अच्छा था।
अशोक के समय में पाटलिपुत्र प्रियदर्शनी था। किसके समय में पाटलिपुत्र प्रियदर्शनी था? तो बोलना है अशोक के समय में। गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यानी पूछेंगे किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो बोलना है गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता था। किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता था? तो आपको बताना है पाटलिपुत्र, यानी प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा गया है। किसके काल में पटना को पटनेती कहा गया है? तो आपको बताना मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर की पालिका देवी पटन देवी थी। नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी थी। तो अब हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। यानी पाटलिपुत्र में किसका जन्म हुआ था? सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे। पटना किस दिशा में बहती है? तो आपको बताना पटना उत्तर दिशा में बहती है। तो गंगा नदी के उत्तर दिशा में बहती है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल है। पटना के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा पुल है? तो बता देना आपको गांधी सेतु पुल है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो आपको बोलना है पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सरस्वती का कुल गिडियम पाटलिपुत्र था। सरस्वती का कुल गिडियम क्या था? पाटलिपुत्र था। बुद्ध के समय में इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। किसके समय में इसे पाटलीग्राम कहा जाता था? तो बोलना है बुद्ध के समय में पाटलीग्राम कहा जाता था। बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में कहा, पटना भविष्य में महानगर बनेगा परंतु इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा रहेगा। यह किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। किसके विषय में कहा था? पटना के विषय में कहा था। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला है, पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया है। ठीक है, पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया। पूछेगा कि पाटलीग्राम को क्या कहा गया है? तो बोलना है पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन कीजिए। उत्तर, इस पाठ में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र का राजनीतिक, धार्मिक और पर्यटन के आधार पर महत्व बताया गया है। विभिन्न वंश के शासकों के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को बताया गया है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा, यह भी इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ बिहार की राजधानी पटना के गौरव का बखान करती है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा? भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र पाटलीग्राम के नाम से ही जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा, यह ग्राम भविष्य में महानगर बनेगा परंतु इसे अग्नि और जल से खतरा बना रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। उत्तर, पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम निम्नलिखित है। संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, गांधी सेतु पुल, गुरुद्वारा इत्यादि। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन करें। उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में लिखे। उत्तर, पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की तरह ही आनंदित होते थे। अगला चैप्टर आता है आलस कथा, जो कि चैप्टर 3 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनेंगे एग्जाम में वो हम आप लोग को बता रहे हैं कि आलस कथा किससे लिया गया है। तो आपको बताना पुरुष परीक्षा कथा से लिया गया है। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। पूछेंगे कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो बता देना है विद्यापति जी। विद्यापति जी मैथिल कवि हैं। विद्यापति जी कहाँ के कवि हैं? मैथिल के कवि हैं। आलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा पाठ में मानव के दोष पर व्यंग किया गया है। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री है। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री है? तो बताना मिथिला का मंत्री है। या पूछेगा वीरेश्वर कौन था? तो बोलना मिथिला का एक मंत्री था। वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? दानशील एवं कारुणिक था। तो असली 4
आलसी ही थे, वहाँ पे असली 4 आलसी थे और चारों आलसी को केस पकड़कर निकाला गया था। आलसियों की पहचान के लिए अलस कथा में आग लगाई गई थी। आग को देखकर सभी धूर्त पलायन हो गए, मतलब भाग गए। वीरेश्वर लोगों को इच्छा भोजन एवं वस्त्र दान करता था। वीरेश्वर लोगों को कैसा भोजन एवं वस्त्र दान करता था, यानी उसकी इच्छा के अनुसार। चारों आलसियों को योगी पुरुष ने केस पकड़कर आलसशाला से बाहर किया। क्यों किया था? क्योंकि जब आग लगा था ना, तो पहला आलसी क्या बोल रहा था कि ऐसा यह कैसा कुला है। फिर दूसरा बोलता है कि यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर कोई कंबल ढक दे, मतलब आपको बताएंगे आपको इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चारों आलसी को योगी पुरुष ने केस पकड़कर आलसशाला से बाहर किया। जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति कारुणिक लोगों के बिना संभव नहीं। आपको पूछेंगे कि बताइए कि बालक का गति किससे होता है? बालक की गति कौन करता है? तो उसकी जननी करती है, मतलब माँ करती है। और आलसियों की गति कौन करता है? जो दयावान व्यक्ति होते हैं वही करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है, मात्र 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, 2-3 क्वेश्चन है इसमें, तो हम लोग देख लेंगे। आग लगने के बाद आलसियों ने क्या कहा? यह कैसा कोलाहल है? ये पहला आलसी ने बोला था। लगता है किसी ने आग लगा दी, ये दूसरा आलसी बोला है। यहाँ आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह तीसरा आलसी बोला। चौथा आलसी क्या बोला? जो हमारे यहाँ कोई आसपास पुरुष, यहाँ कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा? पहला आलसी क्या बोला? यह कैसा कोलाहल है, ये पहला आलसी बोला। दूसरा आलसी क्या बोला? लगता है किसी ने आग लगा दी। फिर तीसरा आलसी बोला यहाँ आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल या कपड़ा डाल दे। चौथा आलसी बोला अरे बचा लो, कितना बोलते हो, आदि कहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलस कथा पाठ का वर्णन करिए। इस पाठ के लेखक मैथिल कवि विद्यापति जी हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मानव के दोष को व्यंग्यात्मक रूप से वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि आलसी लोगों का जीवन कारुणिक लोगों की वजह से ही चल पाता है। इस पाठ में आलस को शत्रु बताया गया है। वीरेश्वर कौन था और उसका स्वभाव कैसा था? उत्तर, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वह स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। वह लोगों को इच्छा भोजन करवाता एवं वस्त्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति जी के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, विद्यापति जी मैथिल भाषा के एक महान कवि हैं। इसे मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाता है? विद्यापति जी को। विद्यापति जी ने मैथिल भाषा के साथ साथ संस्कृति भाषा में भी कई कविताएं एवं कहानियां लिखी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में आलसी पुरुष कितने थे? इनकी पहचान कैसे हो गई की गई? वास्तव में आलसी पुरुष केवल 4 ही थे। इसकी पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों को कैसे बचाया गया? आलसशाला में आग लगा दी तो 4 आलसी पुरुष आग को देखकर भी नहीं भागे, तो योगी पुरुष ने उनके केस पकड़कर उन्हें आलसशाला से बाहर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिकारा आलस के बारे में क्या कहते हैं? नीतिकारा आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों का जीवन केवल कारुणिक लोगों की वजह से ही चल पाता है। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि सामने मौत को भी देखकर अपना आलस नहीं त्यागते हैं। आलस को हमारा महान शत्रु बताया गया है, अतः हमें आलस को त्याग देना चाहिए। तो मैं इसके पार्ट 2 वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। उस वीडियो में आप लोग को 4 अध्याय से हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को तब तक आप लोग देखिए। हमें तुरंत जो है 10 मिनट बाद मैं आप लोग को फिर एक वीडियो दूंगा जो कि 4 अध्याय से अधिक होगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।